स्टॉपेज इन ट्रांजिट तक हुआ था ना बेटा, इसके आगे लेना है ना। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, एक बार बताना। जयंत, अर्णव, एनीवन कंफर्म कर दो एक बार। यस, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, अपन ने राइट ऑफ लियन पढ़ लिया, 47 से 49 तक के प्रोविजन थे ना। फिर हमने क्या पढ़ा था, स्टॉपेज इन ट्रांजिट 50 से 52 तक था। अब उसके आगे देखने जा रहे हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर, सेक्शन नंबर चलेगा हमारा 53। 50 से 52 तक कवर हुए थे हमारे स्टॉपेज इन ट्रांजिट में। बीच में एक अलग से सेक्शन डाला हुआ है, सेक्शन नंबर 53। तीसरा राइट आएगा ना, राइट ऑफ रीसेल, उससे पहले बीच में एक सेक्शन है, उसको हम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर। सबसेल या प्लेज होता क्या है, सबसेल ये देखो, ए ने गुड्स बेचे बी को। एक बार थोड़ा बोर्ड पे ही ले लेते हैं इस मैटर को अपन। ए ने गुड्स बेचे बी को, ए है हमारा सेलर और बी क्या हो गया, बायर। ठीक है, और इस ट्रांजेक्शन को मैं क्या बोलूंगी, से। समझ आई बात। अब बी ने ये गुड्स आगे बेचे किसको, सी को, तो इसको क्या बोलते हैं, सबसेल। बाद वाली जो सेल होती है ना, सबसीक्वेंट सेल, उसके लिए वर्ड यूज होगा सबसेल। या फिर बी ने क्या किया, इन गुड्स को गिरवी रख दिया किसके पास, डी। हमारा ये सेक्शन 53 कहता है कि अगर बायर जो है उसने गुड्स को आगे क्या कर दिया, किसी और को बेच दिया या किसी और के पास गिरवी रख दिया, तो जो हमारा सेलर है जिसे पैसे नहीं मिले, यानी कि कौन, अनपेड सेलर, उसके दो राइट पढ़े थे तुमने, कौन से, एक तो पढ़ा था राइट ऑफ लियन और एक पढ़ा था अपन ने राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दे आर नॉट इफेक्टेड। अब दोबारा देखो मैंने क्या बोला, बायर अगर गुड्स को आगे सबसेल कर दे या क्या करे, किसी और के पास गिरवी रख दे, ठीक है, तो अनपेड सेलर के राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ये दोनों राइट अभी भी अनपेड सेलर को मिलेंगे। समझ आई बात, ये हमारा जनरल रूल हो गया। दो केस में अनपेड सेलर के ये दो राइट खत्म हो जाएंगे। पहला केस क्या आएगा, अनपेड जो हमारा सेलर है ना, he assented to the सबसेल, जो सबसेल की गई थी वो इसकी सहमति से की गई थी। और दूसरा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हमारे अनपेड सेलर ने दे दिए किसको, बायर को, और बायर ने ट्रांसफर कर दिए किसको, बोनाफाइड परचेजर को। अब हो जाएगी सेल वैलिड और अनपेड सेलर का ये राइट खत्म हो जाएगा। ये सेक्शन है हमारा पूरा जो हम पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 53। ब्रॉडली समझ आया मैं क्या कहना चाहती हूँ।
बायर अगर गुड्स को आगे सब सेल कर दे या प्लेज कर दे तो अनपेड सेलर के ये दोनों राइट्स पे कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। अनपेड सेलर को ये राइट अभी भी मिलेंगे। दो केसेस में उसके ये राइट खत्म हो जाते हैं। पहला, अनपेड सेलर खुद सब सेल डिस्पोजिशन या प्लेज के लिए हाँ भर दे, और दूसरा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स बायर को दिए थे जो इसने ट्रांसफर कर दिए बोनाफाइड परचेजर को। द सेल विल बी वैलिड। अनपेड सेलर के ये दोनों राइट खत्म हो जाएंगे। क्लियर है क्या बताओ? अच्छा, मैटर तो चाहे तो पीडीएफ से कर सकते हैं और इन दोनों एक्सेप्शन का एक एक क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, इस तरीके से टारगेट करेंगे इस सेक्शन को। ये लिख लिया था, आई थिंक वहां पे भी अपन को वैसा मिलेगा। सब सेल में ना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स दिए हैं, पोजीशन तो हो सकता है ना। हाँ, कई बार क्या होता है आप गुड्स का पोजीशन रखते हो, कई बार आप ओनरशिप के कागज का पोजीशन रखते हो। दो में से किसी भी चीज का है तो उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांजिट वाला है, रास्ते में इंसॉल्वेंट हो गया तो अपन रास्ते में रोक सकते हैं। मतलब पर्टिकुलरली केस जो है ना अगर फॉल करता है तो ये राइट आपके पास होंगे। आपने ट्रांसफर किया है बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ठीक है, और रास्ते में अभी गुड्स हैं तो आपको पता चलेगा मीनवाइल इंसॉल्वेंट हो गया, आप रास्ते से गुड्स वापस मंगा लो। बट अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ही किसके नाम ट्रांसफर कर दिया है, बायर के नाम, तो आप फिर कैसे रोकोगे? ये चीजें हो जाती है ना। क्या चीज लिखी है एक बार पढ़ो। बायर ने क्या किया, गुड्स को आगे सब सेल कर दिया या फिर किसी और के पास गिरवी रख दिया। तो अनपेड सेलर के जो दोनों राइट है कौन से, लियान वाला और स्टॉक इज इन ट्रांजिट, इन पे कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। मतलब दीज राइट विल बी स्टिल अवेलेबल टू द अनपेड सेलर, उसे अभी भी मिलेंगे। ठीक है, दो केसेस में खत्म हो जाएंगे। पहला, सेलर ने सब सेल या प्लेज के लिए हाँ भर दी थी, और दूसरा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स किसको दे दिए, बायर को। बायर ने किसको ट्रांसफर कर दिए, बोनाफाइड परचेजर को। तो फिर यहाँ पर अनपेड सेलर के ये दोनों राइट खत्म हो जाएंगे। करना कैसे है देखो, थ्योरी के लिए तो यहां से कर लो चाहे। अभी मैं कहां से करा रही हूँ, एक बार आई से क्यों ओपन कर रही हूँ वो देखो। डिफरेंस तक लिया था ना अपन ने, ये चल रहा है हमारा 53। थ्योरी तो तुम चाहे पीडीएफ से ले लेना, मैं तो यहाँ पर तुम्हें लेके आई हूँ एग्जाम्पल के लिए। एक तो पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। पहले एक्सेप्शन का है कि अगर खुद सेलर हाँ बोल दे सब सेल या प्लेज के लिए तो अनपेड सेलर के राइट खत्म हो जाते हैं। पढ़ा था ना पहला वाला एक्सेप्शन। ए एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द कार्टन्स इन पोजीशन टू अ वॉल फिंगर टू बी। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है, गुड्स बेचेगा किसको, बी को। एग्रीड विद द बी दैट द प्राइस विल बी पेड टू ए देयर फ्रॉम द सेल प्रोसीड रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। इजी लैंग्वेज में समझा दूं कहना क्या चाहता है वो देखो, बाद में यहां से पढ़ लेना, डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। ए ने गुड्स बेचे बी को, ए हमारा पैसे नहीं मिले इसलिए क्या बोलूंगी, अनपेड सेलर है। बी हमारा बायर है। ठीक है, बी ने ए से बोला कि मैं तुझे पेमेंट कब करूंगा, ये सामान मैं आगे बेचूंगा कस्टमर्स को, कस्टमर से मुझे पेमेंट मिलेगा फिर मैं तुझे पे करूंगा। और इस चीज के लिए अनपेड सेलर ने हाँ बोली है। अनपेड सेलर हैज असेंटेड टू द सबसेल, कि तुम इसे आगे बेच लो, जब तुम्हारे कस्टमर तुम्हें पे कर दे तब मुझे पेमेंट कर देना। ठीक है, हुआ क्या, बी ने गुड्स आगे कस्टमर को बेचे, कस्टमर से तो पेमेंट बी को मिल गया लेकिन बी ने आगे ए को पे नहीं किया। तो क्या अब ए अपना राइट ऑफ लियान या स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकता है, नहीं कर सकता, कवर्ड अंडर एक्सेप्शन नंबर 1। समझ आई बात। अब इस एग्जांपल को दोबारा पढ़ना। पैसे नहीं मिले ना तो अनपेड सेलर ही है ना, पे कर देता तो अनपेड सेलर ही नहीं रहता, ये राइट ही नहीं रहता। अपन यूनिट पढ़ रहे अनपेड सेलर। हाँ, आपके पास ओनरशिप आ गई तो अपने गुड्स का तो कुछ भी करो, आगे किसी को भी बेचो, किसी के पास भी गिरवी रखो। रेस्ट्रिक्शन कब तक है, जब तक गुड्स आपके नहीं है किसी और के। मैंने बाजार से कोई चीज खरीदी और मैं आपको बेच दूं तो क्या दिक्कत है इसमें, आपके पास गिरवी रख दूं तो भी क्या दिक्कत है, क्योंकि ओनरशिप मेरे पास है ना। अब इसी एग्जांपल को देखो, अब एक बार अब समझ में आएगा ये वाला।
अब इसको पढ़ो एक बार, एग्जाम्पल नंबर 8 को। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है कि कार्टन्स बेचेगा और फिंगर के पोजीशन में है किसको, बी को, और एग्री करता है बी के साथ कि प्राइस का पेमेंट कब होगा, जब कस्टमर से पैसे आएंगे। नाउ बी सोल्ड गुड्स टू सी एंड सी ड्यूली पेड टू बी। कस्टमर ने तो पैसे बी को दे दिए, लेकिन बी ने पैसे ए को नहीं दिए। ए अपना राइट ऑफ लियान यूज करना चाहता है और फिंगर से कह रहा है कि भाई डिलीवरी मत करना। कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने खुद ने हाँ भरी थी। भरी थी कि नहीं भरी थी? एक्सेप्शन नंबर 1। समझ आ गई चीज? तो मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए कराया कि कभी कोई केस स्टडी बना दे तो थोड़ा अलग तरीके का एग्जाम्पल है, दिमाग में रहेगा, है ना। अब सेकंड वाला जो पॉइंट था ना, उसका एक्सेप्शन करा रही हूँ, उसका क्वेश्चन करेंगे। आईसीआई बुक में पीछे एक दिया हुआ है, देखो। दोनों तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो आपके दिमाग में भी रहेगा कि अगर प्रैक्टिकल आया तो कैसे आ सकता है इसमें। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको पढ़ो एक बार। सेक्शन 53 का क्वेश्चन है ये। जे ने मशीन बेची किसको? के को। के ने चेक दिया, पेमेंट के लिए चेक हो गया डिसऑनर, मतलब जे हमारा बन गया अनपेड सेलर। बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है। बट जे हैंडेड ओवर अ, याद करो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में डिलीवरी ऑर्डर भी लिखवाया मैंने, वहां नहीं लिखा हुआ था, बाद में ऐड करवाया था। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है ये डिलीवरी ऑर्डर। डिलीवरी ऑर्डर बायर को दे दिया, बायर ने इसके बेसिस पे गुड्स बेच दिए किसको? आर को। आर तुम्हारा बोनाफाइड परचेजर कुछ नहीं दिया है तो, है ना। सेकंड एक्सेप्शन याद करो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स किसके पास पहुंच गए? बायर के पास। बायर ने किसको ट्रांसफर कर दिए? बोनाफाइड परचेजर। द सेल विल बी वैलिड। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वही चीज है। आपको बोला कैन ही डू सो, नाउ द जे वांट टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन। कर सकता है क्या? नहीं। एक्सेप्शन नंबर 2 लग जाएगा। लग जाएगा ना। अब इसका आंसर कैसे दिया है वो देखो एक बार। ये देखो, राइट ऑफ लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट किसको प्रोटेक्ट करते हैं? सेलर को। दे विल नॉट बी इफेक्टेड इवन व्हेन बायर ने क्या किया है? ट्रांजेक्शन किया है ऑन हिज ऑफ हिज ओन गुड्स व्हिच वर इन विद द सेलर अंडर द लियन, बट अंडर 2 एक्सेप्शनल केसेस ये राइट इफेक्ट होगा। देखो भाई, तुम तो वहां पे मैटर जो पीडीएफ में दिया है वो दे आना इसका, सेक्शन 53 का, कि अगर आगे प्लेज करता है, आगे सब सेल करता है, तो अनपेड सेलर के इन दोनों राइट्स पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। बट इन 2 एक्सेप्शनल केसेस में पड़ जाएगा। पहला, बायर ने जो ट्रांजेक्शन किया है वो सेलर की कंसेंट क्या है? हैज असेंटेड टू द सबसेल और द प्लेज। जो मैंने यूज किया वो लैंग्वेज डिट्टो आईसीआई की है। ठीक है, तो आप वो दे सकते हो पीडीएफ वाले। दूसरा, बायर ने किया ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर के पास, बायर ने ट्रांसफर कर दिया बोनाफाइड परचेजर के पास। सेल विल बी वैलिड। इससे अच्छा प्रोविजन अपन ने पढ़ा है, इसीलिए मैंने कहा था कि चाहो तो प्रोविजन कहां से ले लेना? पीडीएफ से। आगे क्या लिया देखो, इन गिवन केस जे ने मशीन बेची है, हाँ, सेलर अनपेड सेलर, ये सब आपके आ रहे हैं फैक्ट्स। जनरली बात करें तो राइट ऑफ लियन मिलना चाहिए था, बट नहीं मिलेगा। क्यों? हिज राइट ऑफ लियन इज डिफीटेड व्हेन ही हैज गिवन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द बायर, और बायर ने इसके बेसिस पे क्या कर दिया? ट्रांजेक्शन। ठीक है। सो आर हु हैज परचेज्ड द मशीन फ्रॉम के कैन डिमांड द डिलीवरी ऑफ द मशीन। राइट ऑफ लियन खत्म हो जाएगा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर के पास, और बायर ने आगे ट्रांसफर कर दिए बोनाफाइड परचेजर को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑफ लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म। क्लियर है क्या? बताओ मुझे, कर लोगे क्या? थ्योरी के लिए कहां से करना? पीडीएफ से कर लेना। प्रैक्टिकल के लिए क्या करोगे? एक तो वो एग्जांपल कर जाना फर्स्ट एक्सेप्शन का जो थ्योरी के साथ दिया था, और दूसरा यहां से ये क्वेश्चन कर लेना। दूसरा एक्सेप्शन का आएगा तो ऐसे आ जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ तक? अब अपन किस पे आएंगे? राइट ऑफ रीसेल, सेक्शन नंबर 54। राइट ऑफ रीसेल। अब देखो क्या होता है बेटा, राइट ऑफ लियन यूज किया, पैसे नहीं मिले। स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज किया, पैसे नहीं मिले।
गुड्स हमारे पास पड़े तो आगे बेचेंगे, और बेचेंगे और खरीदने वाला बोनाफाइड परचेजर ही विल गेट गुड टाइटल। नेमो दैट के एक्सेप्शन में सेल बाय अनपेड सेलर आ रहा था, नहीं आ रहा था? देखो आ रहा था ना, वो यही कारण था। समझ आई बात? अब देखो इसके 5 पॉइंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये बना सकता है। 5 पॉइंट से राइट ऑफ रीसेल में पहला पॉइंट कहता है कि अगर पेरिशेबल गुड्स है जो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल है ना, तो यहाँ नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, आप बिना नोटिस के बेच दो। क्यों? नोटिस दोगे तब तक तो चीज खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सेलर कैन सेल द गुड्स इवन विदाउट गिविंग नोटिस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या? बताओ। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अगर आपके गुड्स पेरिशेबल नहीं है, अब पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो ड्यूटी बनती है सेलर की कि बेचने से पहले नोटिस दो किसको? बायर को, कि भाई गुड्स ले लो वरना मैं किसी और को बेचूंगा। फिर भी वो रीजनेबल टाइम में गुड्स लेने नहीं आता, अब आप बेच दो। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर। अगर आपके गुड्स कैसे हैं? पेरिशेबल नेचर के नहीं है, तो आपकी ड्यूटी बनती है सेलर की। क्या बनती है ड्यूटी? नोटिस दो। किसको नोटिस ऑफ रीसेल देना है? बायर को। अब भाई रीसेल पे जरूरी नहीं है 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बिके, हो सकता है 8 में बिके और हो सकता है 12 में बिक जाए। देयर कैन बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब देखो दो केसेस लेंगे, नोटिस दे रखा है तो क्या होगा, और नोटिस ऑफ रीसेल नहीं दिया तो क्या होगा। ठीक है, नोटिस देना किसके लिए फायदेमंद है? सेलर के लिए। नोटिस देना फायदेमंद किसके लिए? सेलर के लिए। अगर इसने नोटिस देख के सेल करी और 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बिक गई, ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो कौन रख सकता है? सेलर रख सकता है। प्रॉफिट किसका? सेलर का। ठीक है, और अगर 10 की चीज कितने में बिक जाती? 8 में, तो 2 रुपए का नुकसान हुआ ना। ये 2 रुपए का नुकसान बायर से केस फाइल करके रिकवर कर लेता। क्यों? किसने नोटिस दे दिया था। नोटिस देना किसके लिए फायदेमंद है? सेलर के लिए। नोटिस देके रीसेल करोगे तो प्रॉफिट तो सेलर का, लॉस की रिकवरी बायर से हो जाएगी। ठीक है, अब उल्टा केस दो, नोटिस नहीं दिया और 10 की चीज बिकी कितने में? 12 में। 2 रुपए अपने पास नहीं रख सकते, किसको वापस करो? बायर को। तुमने नोटिस नहीं दिया, उल्टा कर दो उसका बस, है ना। फिर 10 की चीज बिक गई कितने में? 8 में, तो ये 2 रुपए का नुकसान खुद भुगतो, बायर से रिकवरी नहीं होगी। क्यों? नोटिस नहीं दिया। हाँ, तो सिंपल इतना याद करना, नोटिस देना सेलर के लिए फायदेमंद है। अगर नोटिस देके रीसेल करता है तो प्रॉफिट तो सेलर का, लॉस की रिकवरी बायर से हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है क्या? बताओ। पेरिशेबल में तो बिना नोटिस के बेच सकते हो, लेकिन पेरिशेबल नहीं है तो ड्यूटी है सेलर की, क्या दे? नोटिस ऑफ रीसेल। हाँ, ले लो बायर से, ऐसा माना जाएगा जैसे नोटिस पहले से दिया हुआ। वहां पे नोटिस देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वहां तो पेरिशेबल है तो आप बेचोगे और रिकवरी करोगे। हाँ, वहां नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी रूल सेम लगेगा। ये तुम्हारा पॉइंट आ गया नेमो दैट कोड नॉन हैबिट वाला। अनपेड सेलर ने राइट ऑफ लियाइन यूज किया, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट यूज किया, पैसे नहीं मिले, बेचेगा आगे, बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। पढ़ा था ना अपन ने। तो नेमो दैट का एक्सेप्शन कवर हुआ पॉइंट नंबर 3 में। Seller has exercised a right of lien, stoppage in transit, resell the goods. Bona fide purchaser will get good title. Next, point number 4. Seller has expressly reserved the right of resale. जब गुड्स बेच रहा था ना सेलर, उसी समय बेटा उसने बोल दिया बायर को कि भाई तुम गुड्स ले लेना, अगर तुम लेने नहीं आए तो मैं किसी और को बेचूंगा। Seller has expressly reserved the right of resale at the time of sale. जब गुड्स बेच रहा था उसी समय क्लियर कर दिया कि अगर तुम लेने नहीं आओगे तो मैं गुड्स किसी और को बेचूंगा। तो इसे बोलते हैं एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल। ये माना जाएगा पहले से नोटिस दिया हुआ है, अब दोबारा नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा माना जाएगा प्रॉफिट तो सेलर का और लॉस की रिकवरी बायर से हो जाएगी। मतलब इफेक्ट वही जैसा नोटिस देते हैं, क्योंकि मानेंगे क्या? नोटिस पहले से दिया हुआ है, हमने तो पहले ही बता दिया था ना कि भाई तुम नहीं आओगे तो किसी और को बेचेंगे। क्या लिखा है पढ़ो। Seller is not required to give any notice. क्या माना जाएगा? पहले से ही नोटिस दिया हुआ है। Expressly reserve the right of resale. कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही बोल दिया तुम नहीं आओगे तो किसी और को बेचूंगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट। अगर आप एक चार्ट स्टार्टिंग की थी अपन ने जब चैप्टर की, तो पढ़ा था ना
प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गई, प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हुई, है ना, प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो या ना हो, 3 राइट तो मिलते ही थे, राइट ऑफ लिएन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। और अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई तो एक एक्स्ट्रा राइट था, राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये बिल्कुल राइट ऑफ लिएन से मिलता जुलता है। आप गुड्स की डिलीवरी को रोक रहे हो और आप गुड्स का पोजीशन नहीं दे रहे हो, बात एक ही है ना, है कि नहीं, बताओ। तो राइट ऑफ लिएन से मिलता जुलता है और दूसरे से रिजेंबल करता है, उसके लिए वर्ड क्या यूज करते थे, क्वेसी। क्वेसी कॉन्टेंट में होता है ना, क्वेसी मतलब रिजेंबल, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्वेसी लिएन बिकॉज इट रिजेंबल्स द राइट ऑफ लिएन। क्या लिखा है, पढ़ना एक बार। प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास टू बायर, एक एक्स्ट्रा राइट मिलता है, सेलर हैज राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। इट इज सिमिलर टू राइट ऑफ लिएन, दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज क्वेसी लिएन। राइट ऑफ लिएन से मिलता जुलता है, इसलिए इसको अपन क्वेसी लिएन भी बोलेंगे, ठीक है। इसका और कहीं जिक्र नहीं आएगा इस राइट का, सिर्फ इस पॉइंट नंबर 5 में इसका जिक्र हुआ है, ठीक है, कि अगर प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हुई एक एक्स्ट्रा राइट मिलता है विदहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स, और राइट ऑफ लिएन से मिलता जुलता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वेसी लिएन। एक बार यही टॉपिक मैं करा रही हूँ अब आपको ICI से। ये आ रहा है तुम्हारा सेक्शन नंबर 54, राइट ऑफ रीसेल, ठीक है। राइट ऑफ रीसेल वेरी वैल्यूएबल राइट इन द हैंड ऑफ द अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ रीसेल इन द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, गुड्स कैसे हैं, पेरिशेबल, बायर को नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गुड्स को बेच सकते हो विदाउट इन्फॉर्मिंग द बायर, नो नीड टू गिव नोटिस। दूसरा, अगर आपके पेरिशेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, गिव नोटिस टू द बायर कि मैं गुड्स को आगे बेच रहा हूं, और फिर भी अगर वो रीजनेबल टाइम के अंदर गुड्स लेने नहीं आता, पेमेंट नहीं करता, तो आगे आप सेल कर सकते हो। इट मे बी नोटेड दैट कि रीसेल के केस में सेलर को क्या राइट मिलेगा कि भाई प्रॉफिट हुआ तो अपने पास रख लो, और लॉस हुआ है अगर तो डैमेजेस की फॉर्म में किससे रिकवर कर लो, बायर से। लेकिन सिर्फ कब, जब आपने नोटिस दिया है, जब आपने नोटिस दिया है। अब वो नोटिस दिया है, ये बात अभी आगे बोल देगा। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट seller can recover the damages, retain the profit only when goods are resold after giving the notice. If the goods are sold without giving notice, उल्टा कर दो, लॉस हुआ तो उसकी रिकवरी बायर से नहीं होगी, यही लिखा है। और अगर प्रॉफिट है तो वापस करना पड़ेगा, उल्टा लिख दिया उसका। मैंने चार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको ये चीज कि नोटिस देके सेल करोगे ना, नोटिस देना किसके लिए फायदेमंद है, सेलर के लिए। प्रॉफिट तो सेलर का, लॉस की रिकवरी बायर से हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। इसके बाद में नेक्स्ट वाला देखो, वो आपका नेमो दैट वाला आ गया कि नहीं आया। अनपेड सेलर राइट ऑफ लिएन यूज किया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज किया, पैसे नहीं मिले, रीसेल करेगा। सब्सीक्वेंट बायर विल गेट गुड टाइटल, क्या होना चाहिए, बोनाफाइड, बोनाफाइड परचेजर, ही विल गेट गुड टाइटल। नेमो दैट के एक्सेप्शन में अनपेड सेलर आया था ना। रीसेल बाय सेलर where a right of resale is expressly reserved in the contract of sale, sometimes expressly agreed between the seller and the buyer, कि अगर बायर डिफॉल्ट करेगा तो सेलर क्या करेगा, गुड्स को आगे बेचेगा। इन सच केस सेलर इज सेड टू हैव रिजर्व्ड दिस राइट ऑफ रीसेल, अब वो आगे बेच सकता है, नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी नोटिस। क्या माना जाएगा, पहले से नोटिस दिया हुआ है, डीम्ड नोटिस, यही मानेंगे ना। थर्ड पॉइंट बता दूं, थर्ड पॉइंट यही कहता है बेटा, नेमो दैट का एक्सेप्शन है अनव। नेमो दैट का एक्सेप्शन था ना, अनपेड सेलर राइट ऑफ लिएन यूज किया, पैसे नहीं मिले, स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज किया, पैसे नहीं मिले, तो गुड्स पड़े हैं, आगे बेचेगा।
और खरीदने वाला बोनाफाइड परचेजर ही विल गेट गुड टाइटल। ओनरशिप ट्रांसफर्ड। लास्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हुई, एक एक्स्ट्रा राइट मिलता है एडिशन में, कौन सा? राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। राइट ऑफ लियन से मिलता जुलता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टोटल 5 पॉइंट थे, समराइज करा दूं बिल्कुल? चलो बिल्कुल शॉर्ट में समरी। पेरिशेबल गुड्स बिना नोटिस के बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 54 5 पॉइंट्स की समरी बता रही हूँ। फर्स्ट, पेरिशेबल गुड्स विदाउट नोटिस बेच सकते हो। सेकंड, पेरिशेबल नहीं है तो सेलर की ड्यूटी क्या दो? नोटिस ऑफ रीसेल। अगर नोटिस ऑफ रीसेल दे करके रीसेल करी है तो प्रॉफिट तो सेलर का, लॉस की रिकवरी बायर से हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। तीसरा, नेमो दैट का एक्सेप्शन, राइट ऑफ लियन यूज किया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज किया, पैसे नहीं मिले, रीसेल करो, बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। चौथा, सेलर हैज एक्सप्रेसली रिजर्व राइट ऑफ रीसेल, बेचते समय ही बोल दिया था तुम नहीं आओगे तो किसी और को देंगे, मानेंगे नोटिस पहले से दिया हुआ है, ठीक है, नो नीड टू गिव फर्दर नोटिस, मानेंगे प्रॉफिट तो सेलर का, लॉस की रिकवरी बायर से हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हुई, एक एक्स्ट्रा राइट मिलता है, राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स, सिमिलर टू राइट ऑफ लियन, दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज पेसिलियर। खत्म, समझ आ गई बात? सेक्शन नंबर टोटल ले लिया 54, ठीक है। अपन ने राइट अगेंस्ट गुड्स कवर कर लिए। अगेंस्ट गुड्स वाले राइट्स कौन से थे? हमारे 3 थे बेसिक। कौन कौन से लिए? 47 से 49 तक राइट ऑफ लियन, राइट टू रिटेन पोजीशन। शॉर्ट में क्या बोलता है? मैं तुम्हें गुड्स तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाए, ठीक है। फिर आया स्टॉपेज इन ट्रांजिट 50 से 52, ठीक है, 2 चीजें पूरी होनी चाहिए, गुड्स हमारे ट्रांजिट में है ना, और बायर मस्ट बी इंसॉल्वेंट, तो रास्ते से ही गुड्स को वापस मंगा रहा है, चाहे तो खुद जाके ले ले, चाहे कैरियर वाले को बोले कि तुम रास्ते से ले आओ। स्टॉपेज इन ट्रांजिट। फिर आपने राइट ऑफ रीसेल पढ़ा, अगेंस्ट गुड्स के 3 राइट थे ना, राइट ऑफ रीसेल सेक्शन नंबर 54 क्या कह रहा था? जो अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर पैसे नहीं मिले तो आगे बेचेगा और बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। तो अगेंस्ट गुड्स वाला पोर्शन पूरा हुआ है। अब क्या लेंगे? अगेंस्ट बायर वाला पोर्शन। 2 तरीके से राइट्स डिवाइडेड थे ना, एक तरीके से तो हमने पढ़ लिया, अब क्या ले रहे हैं? अगेंस्ट बायर। यहाँ तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रखा है, पहले यहाँ से समझ लो, उसके बाद वहां से करा देंगे और फिर एक प्रैक्टिकल कर लेंगे इसका। क्या लिखा है देखो, अनपेड सेलर का राइट अगेंस्ट द बायर, मतलब करेगा क्या? सब में बायर पे केस फाइल करेगा, पर्सनल राइट सही है, जस्ट इन पर्सोनम, इन सारे केसेस में क्या करेगा? बायर के ऊपर केस फाइल करेगा। पहला, अनपेड सेलर को पैसे नहीं मिले, बायर पे केस फाइल कर रहा है, गिव मी प्राइस, sue फॉर प्राइस, ठीक है। दूसरा, अनपेड सेलर जो है वो कह रहा है कि तुमने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है, गिव मी डैमेजेस ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ। क्लियर है क्या? बताओ नेक्स्ट क्या कह रखा है इसके अंदर, देखो, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा है? पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में था ना कि अगर ड्यू डेट से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया डैमेजेस मिलेंगे, है ना। इस बार क्या है? बायर ने ड्यू डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, आप क्या कह रहे हो? गिव मी डैमेजेस ड्यू टू एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, मुझे क्या दो? एंटीसिपेटरी ब्रीच के लिए डैमेजेस चाहिए, वही मिलेंगे डैमेजेस सेक्शन 73 वाले जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में के लिए थे ना कैलकुलेट, 73 डैमेजेस वाला। हेडले बैक्सेंडल का केस, वो फैक्ट्री में शाफ्ट खराब हुआ था। सूट फॉर इंटरेस्ट, अनपेड सेलर को पैसे मिलने वाले थे 1 मार्च को, 1 अप्रैल तक नहीं मिले, तो कहता है 1 महीने का ब्याज भी दो। ड्यू फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कब मिलेगा? इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब एग्रीमेंट में लिखा है, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो कब मिलेगा? जब आप उसे नोटिस दोगे, व्हेन यू विल नोटिफाई द बायर। किस रेट पे मिलेगा? जो कोर्ट को सही लगे। कब मिलेगा? जब एग्रीमेंट में लिखा है। एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, देना चाहते हो तो कब मिलेगा? व्हेन यू गिव नोटिफाई द बायर, और किस रेट पर? जो कोर्ट को सही लगे। समझ आ गई बात? तो इन्हीं चीजों को हमें यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ना है आईसीआई में। बेसिकली 4 राइट्स हैं जो हमें यहाँ पे दिए हुए। क्वेश्चन भी वहीं से कर लेंगे, आईसीआई में भी है वो क्वेश्चन। इसमें एक चार्ट सा भी बना हुआ था,
चार्ट रेमेडीज अगेंस्ट सेलर में बना रखा है, यहां से ले लो एक बार। रेमेडीज जो दे रखी है अगेंस्ट बायर वाली, वो सारी कैसी है? राइट इन पर्सोनम। सब में क्या करेगा? बायर के अगेंस्ट केस फाइल होगा। जैसे पर्सोनम अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, आप सब में क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ आप केस फाइल कर सकते हो बायर पे। पहला पॉइंट क्या है? स्यू फॉर प्राइस। अनपेड सेलर को पैसे नहीं मिले तो वो केस फाइल करेगा, क्या कहेगा? मुझे मेरे पैसे दो। अब बोलोगे मैम यहाँ दो दो पॉइंट बना दिए, इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज। देखो कैसे करने हैं। देखो पहले वाले पॉइंट में बोलेगा प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू बायर, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। दूसरे पॉइंट में बोलेगा ओनरशिप हैज नॉट पास टू बायर। ठीक है, बायर गलत तरीके से गुड्स जो है उनके पेमेंट के लिए मना कर रहा है। बायर wrongfully neglects or refuses to pay for the price. Seller may sue him for the price of goods. Seller may sue him for the price of the goods. ठीक है, पहले वाला पॉइंट में किसको कवर किया? प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू बायर। सेकंड में क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास टू बायर। एक लाइन एडिशनल आ रही है, कौन सी? ये वाली देखो, where under a contract of sale price is payable on a certain day irrespective of delivery। ठीक है, कैसे? पहले एक बार ए पॉइंट क्लियर कर लो। ए में कोई डाउट है क्या? दोबारा पढ़ लो एक बार। ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, बायर पैसे देने के लिए मना कर रहा है, सेलर केस फाइल कर रहा है फॉर प्राइस। यही लिखा है ना पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में क्या कह रखे हैं? प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर द सेल ऑफ गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तुम्हारा 1 मार्च को। डिसाइड हुआ था कि 10 मार्च को ए जो है वो गुड्स के लिए पे करेगा और 12 मार्च को बी जो है वो गुड्स की डिलीवरी देगा। पॉसिबल है या नहीं है ये बताओ? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। हमने पढ़ा था ना एग्जीक्यूटिव में बायलैटरल, दोनों काम फ्यूचर में होंगे, हो सकता है ना। अब इस केस के अंदर देखो, प्राइस इज पेबल ऑन अ डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। यस और नो? प्राइस इज पेबल ऑन अ डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी बाद में हो रही है, प्राइस पहले पे करना है। अब मान लो ए बेटा 10 मार्च को पेमेंट नहीं करता तो बी डायरेक्टली उस पर केस फाइल कर सकता है, इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन। ही कैन स्यू फॉर प्राइस, जबकि ओनरशिप अभी तक बायर को ट्रांसफर हुई नहीं थी। अब लैंग्वेज पढ़ लो एक बार। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी बाद में थी, ठीक है। बायर जो है निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस, ये मना कर रहा है या नहीं दे रहा। सेलर क्या कर सकता है? मे स्यू हिम फॉर द प्राइस ऑल्दो द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड, तब भी केस फाइल कर सकता है। दोनों पॉइंट दोबारा बता दूं। स्यू फॉर प्राइस, अगर आपको याद हो यूनिट 3 में क्वेश्चन कराया था जी और एच वाला, उसने कहा था पैसे मिलते ही कि भाई आप जो है गुड्स ले लो, मुझे गोडाउन में और गुड्स स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, सेक्शन 44। पैसे मिलने के बाद में वो आया नहीं गुड्स लेने के लिए, उसने बाहर निकाल दिए थे, बारिश आ गई, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। मैं कहा था दूसरा पार्ट आएगा, उसमें पूछा था ना अगर पैसे नहीं मिले होते तो आपका क्या आंसर होता। उसके आंसर में आपको पूरा का पूरा ये पॉइंट मिल रहा है, स्यू फॉर प्राइस, और उसके यही 2 पॉइंट वहां दिए हुए थे। ठीक है, क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट कहता है प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गई, बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट्स एंड रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस, सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस, पहला पॉइंट। दूसरा क्या कहेंगे? प्राइस इज पेबल ऑन अ डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी एंड बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पे फॉर द गुड्स, सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस इररिस्पेक्टिव की प्रॉपर्टी हैज नॉट पास टू द बायर। समझ आई चीज की नहीं बताओ? तो वही चीज इन्होंने 2 पैराग्राफ में दी है। इजी लैंग्वेज में मैंने तुम्हें क्या बताया? पैसे मिले नहीं है, केस फाइल कर रहा है, मुझे मेरे पैसे दो। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? डैमेजेस ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स।
बायर गलत तरीके से निग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए और पे करने के लिए। सेलर कैन sue फॉर damages ड्यू टू नॉन एक्सेप्ट। कैरियर वाले के थ्रू सामान भेजा बायर के पास, ठीक है, वो लेके गया, बायर क्या कहता है, हमारा हम नहीं ले रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो अब सेलर बायर पे केस फाइल करता था, याद करो, गिव मी डैमेजेस ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स प्लस चार्जेस ऑफ केयर एंड कस्टडी। सेक्शन 44 में पढ़ा था ना, प्लस चार्जेस ऑफ केयर एंड कस्टडी, तो वही चीज चल रही है। बायर wrongfully neglects, refuses to accept the goods, pay for them, सेलर केस फाइल करेगा, गिव मी डैमेजेस ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। तुमने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ, क्या कर दो, इसकी भरपाई करो। नेक्स्ट क्या है, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अब ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है या नहीं, पढ़ना एक आ ही गया, देखो पढ़ो इसे एक बार। एक क्वेश्चन आया हुआ है मैम, थर्ड पॉइंट, ये तो हो गया था, अगर प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गई हो तो रीसेल कर सकते हैं क्या? भाई रीसेल बायर नहीं कर सकता, सेलर नहीं कर सकता। हमने सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस पढ़ा था ना, ओनरशिप सेल में तुरंत ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में नहीं होती, फ्यूचर या कंडीशन पे होती है। हमने कहा था कि सेल के केस में जो सेलर है वो गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता, क्योंकि ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई। उस केस में सिर्फ क्या ले सकता है, डैमेजेस। ये समझ आई चीज की नहीं आई, बताओ। बायर रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, सेलर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है, डैमेजेस मांग रहा है फॉर द एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्यू फॉर इंटरेस्ट याद करो, कब मिलेगा, जब एग्रीमेंट में लिखा है, एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो कब मिलेगा, जब बायर को नोटिफाई करोगे, किस रेट पे, जो कोर्ट को सही लगे। क्या लिखा है देखो, where there is a specific agreement between seller and buyer as to interest on the price of goods, ठीक है, the seller may recover the interest from the buyer, एग्रीमेंट में लिखा है तो मिलेगा। दूसरा, नो एग्रीमेंट देन, जब सेलर बायर को नोटिफाई करे, एज ही में नोटिफाई टू द बायर, किस रेट पे मिलेगा, जो कोर्ट को सही लगे, जो कोर्ट को सही लगे। एक बार दोबारा पढ़ लो, इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब एग्रीमेंट में लिखा है, एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो कब मिलेगा, व्हेन ही विल नोटिफाई द बायर, किस रेट पे मिलेगा, जो कोर्ट को सही लगे। यही बोला ना अपन ने, ये हमने यहाँ से कवर किया थ्योरी पोर्शन। और अब इसका देखो प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। ये आपका पहला अटेम्प्ट लगा था ना इसका, तब क्वेश्चन मेन एग्जाम में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 2 और 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। मिस्टर डी ने गुड्स बेचे मिस्टर ई को 5 लाख रुपए, 15 डेज क्रेडिट पीरियड। डी डिलीवर्ड द गुड्स ऑन ड्यू डेट, मिस्टर ई रिफ्यूज टू पे फॉर इट। मिस्टर डी बन गए तुम्हारे अनपेड सेलर, राइट्स बताइए। पैसे नहीं मिले ना, बन गया ना अनपेड सेलर। अच्छा, आप मुझे सोच के 2 क्वेश्चन का आंसर करना पहले। पहला तो मुझे ये बताओ, कैन ही यूज द राइट्स अगेंस्ट द गुड्स? नो, क्यों? क्योंकि गुड्स की डिलीवरी दी जा चुकी है, तो राइट अगेंस्ट गुड्स तो खत्म हो गए। खत्म हो गए कि नहीं हो गए बताओ? गुड्स की डिलीवरी दे दी, राइट ऑफ लिया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल खत्म। अब बच्चे कौन से? सिर्फ अगेंस्ट बायर वाले। यहां तक क्लियर है? अब अगेंस्ट बायर वाले में भी एक राइट तुम्हें नहीं मिल सकता, इसमें दिमाग लगाओ। नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, प्राइस भी नहीं है, प्राइस तो लेंगे ही, अनपेड है। एक ड्यू डेट वर्ड आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा क्लिक करो भाई। एंटीसिपेटेड ब्रीच बिफोर ड्यू डेट। अब जब यहाँ ऑन ड्यू डेट दिया है तो बिफोर ड्यू डेट कैसे लोगे? तो एंटीसिपेटेड ब्रीच वाला हटा दो, बाकी 3 दे देना। कौन से? स्यू फॉर प्राइस, डैमेजेस ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, इंटरेस्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंटीसिपेटेड ब्रीच ये नहीं कि ऐसे ही भूल गया, आएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या दिया है, मैंने सर्कल किया देखो, ऑन ड्यू डेट, और एंटीसिपेटेड ब्रीच क्या है, बिफोर ड्यू डेट, तो वो तो नहीं आ सकता ना इसमें। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। अगर बच्चों को लगा कि यार ये तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें तो पहले अगेंस्ट गुड्स वाले राइट एक्सप्लेन करके आते हैं, फिर क्या करेंगे, अगेंस्ट बायर वाले एक्सप्लेन करेंगे, करना ही नहीं है। अगेंस्ट गुड्स वाले तो वैसे ही चले गए, गुड्स की डिलीवरी हो गई, और ऑन ड्यू डेट है तो एक वैसे ही कम हो गया, 3 ही बचे ना।
तो अब इसमें देखो कैसे आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 था ना, इसका आंसर पार्ट यहां से पढ़ के जाना जरूर। पहले इन्होंने बताया मिस्टर जी जो है उन्होंने गुड्स बेचे हैं मिस्टर ई को इतने में, इन्होंने डिलीवरी दी है गुड्स की और ऑन ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं मिस्टर डी हमारे कौन हो गए, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है, सेक्शन 45 डेफिनेशन दे दी, पहला पॉइंट ही दिया बेसिकली। होल ऑफ द प्राइस इज नॉट टेंडर्ड, सेलर हैज इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन। आगे क्या दिया देखो, राइट्स ऑफ मिस्टर डी, गुड्स उसके हाथ से जा चुके हैं, देयरफॉर कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट अगेंस्ट द गुड्स। आई थिंक क्लियर है। आगे क्या आया, ओनली एक्सरसाइज द राइट अगेंस्ट द बायर। कौन कौन से, सी फॉर प्राइस, नॉन एक्सेप्टेंस, इंटरेस्ट। सी फॉर प्राइस में डायरेक्ट डाला देखो, इफ द मेंशन इन द मेंशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्राइस इज पेबल आफ्टर 15 डेज, और प्राइस पे कर नहीं रहा तो स्यू करेगा फॉर प्राइस, ठीक है। फिर क्या दिया, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, डी में स्यू ई फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अगर ई क्या कर रहा है, wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods। डैमेजेस हमेशा कैलकुलेट होते हैं किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्यू फॉर इंटरेस्ट, यहाँ क्वेश्चन में कोई एग्रीमेंट की बात नहीं चल रही है, तो इंटरेस्ट कब से मिलेगा, when the seller will notify the buyer, when the seller will notify the buyer। और किस रेट पर, जो कोर्ट को सही लगे। समझ आ गई बात की नहीं आई बताओ, प्रैक्टिकल आया तो ऐसे, स्टोरी मैंने तुम्हें वहां से करा दिया, क्लियर है क्या बोलो, है ना। अब क्या बचा देखो, अनपेड सेलर टॉपिक खत्म, यूनिट वही चल रही है, लेकिन एक टॉपिक आ रहा है, और अगर मैम ये बोलना क्या चाहता है, हाँ कौन सा, बिफोर ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट वाला एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है ड्यू डेट से पहले। क्वेश्चन में हमें वर्ड क्या दिया है, ऑन ड्यू डेट, तो वो तो हट गया ना। बिफोर ड्यू डेट होता तो एंटीसिपेटरी ब्रीच के डैमेजेस मांगते, ऑन ड्यू डेट तो एक्चुअल ब्रीच हो गई ना, एक्चुअल ब्रीच के डैमेजेस की तो हमने बात ही नहीं की ना, फिर तो डैमेजेस ड्यू फॉर प्राइस कर लो सीधे। अब यहां तक देखो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, अनपेड सेलर टॉपिक खत्म है, यहाँ पे लाइन मार्क कर लो चाहे तुम, अनपेड सेलर खत्म हो गया, यूनिट वही चल रही है, लेकिन अनपेड सेलर टॉपिक खत्म हो चुका है तुम्हारा, ठीक है। अब इसके आगे है क्या, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, एक हेडिंग आ रही है। एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज है बेटा, सेलर और बायर। जरूरी थोड़ी ना है हमेशा गलती बायर की हो, कई बार गलती सेलर भी करता है, इस बार सेलर अनपेड नहीं है, इस बार सेलर की गलती है। अनपेड सेलर टॉपिक खत्म, मैंने साफ बोला। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज, एक सेलर एक बायर, इस बार गलती सेलर कर रहा है, तो हमें बोला है कि सेलर गलती करेगा तो बायर को क्या राइट्स मिलेंगे, सेलर गलती करेगा तो बायर को क्या राइट्स मिलेंगे, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हेडिंग क्या कह रही है, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, ठीक है। लिंक करा के याद करा रही हूं मैं आपको, लिंक कैसे, कुछ पॉइंट्स ऊपर वाले और नीचे वाले मैच करेंगे। जैसे सबसे पहले तो देखो, दो तो चीजें बिल्कुल कॉमन आ रही है, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, स्यू फॉर इंटरेस्ट, आ रही है कि नहीं आ रही बताओ। बस यहाँ पर क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्ट किसने ब्रीच किया था बिफोर ड्यू डेट, बायर ने। यहाँ क्या बोल देंगे, किसने ब्रीच कर दिया, सेलर ने। स्यू फॉर इंटरेस्ट, सेम प्रोविजन लिख के आओगे, एग्रीमेंट है तो मिलेगा, नहीं है तो व्हेन ही विल नोटिफाई द सेलर, बस बायर की जगह सेलर कर देना है ना, किस रेट पर, जो कोर्ट को सही लगे। ये दो पॉइंट में तो आई थिंक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब देखो क्या है, सेलर केस फाइल कर रहा था बायर पर, डैमेजेस ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। अब हमारा बायर क्या बोलेगा वो सुनो, तुमने टाइम पे गुड्स की डिलीवरी नहीं दी, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करो, गिव मी डैमेजेस ड्यू टू नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये पॉइंट तुम्हारा क्या बन गया, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस वाला, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। क्लियर है क्या बोलो, लिंक करके याद करो, भूलोगे नहीं। डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस था, यहाँ बन गया डैमेजेस ड्यू टू नॉन डिलीवरी, दे दो, टाइम पे गुड्स की डिलीवरी नहीं दी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक देखो, स्यू फॉर प्राइस वाला पॉइंट था, वो यहाँ बन जाएगा वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी, स्यू फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। सेलर ने वारंटी ब्रीच कर दी, सेकेंड यूनिट याद करो, कंडीशन वारंटी, सेलर ने वारंटी ब्रीच कर दी या बायर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया, सिर्फ मिलेंगे डैमेजेस, कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट,
समझ आ रही है चीज की नहीं आ रही बताओ। कैन आस्क ओनली फॉर डैमेजेस, कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। प्राइस नहीं मिलेगा, क्या मिलेंगे? सिर्फ डैमेजेस। ठीक है, 3 वर्ड यूज होंगे यहाँ पर आईसीआई में। एक वर्ड यूज होगा डिमिन्यूशन, एक वर्ड यूज होगा एक्सटिंक्शन, और एक वर्ड यूज होगा डैमेजेस। ब्रीच ऑफ वारंटी में डैमेजेस मिलते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। अब ये डैमेजेस 3 तरीके से लिखे जा सकते हैं, डिमिन्यूशन, एक्सटिंक्शन और डैमेजेस। कैसे? 10 रुपए की चीज मैं मार्केट से खरीद के लाई, सही नहीं निकली, तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो 10 की जगह 8 रुपए ही दूंगी। डिमिन्यूशन, प्राइस को कम कर दिया। समझ आ रही है चीज? 10 रुपए की चीज मार्केट से खरीद के लाई, इस बार सही नहीं निकली, और मैंने क्या बोला कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे रही। एक्सटिंक्शन, रिफ्यूजल टू पे द प्राइस। ठीक है। तीसरा डैमेजेस, तुम्हारी चीज तो 10 रुपए की थी, नुकसान मुझे 12 का हुआ है, उल्टा केस फाइल कर रही हूँ, डैमेजेस, गिव मी डैमेजेस। ऑल दीज को अपन अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले तो डैमेजेस ही बोला जाता है। यहाँ 3 वर्ड मिलेंगे सुनने को, डिमिन्यूशन, एक्सटिंक्शन और डैमेजेस। इसका मतलब क्या है? अगर सेलर वारंटी ब्रीच कर दे या ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी के बराबर मान ले, ठीक है, बायर जो है ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी के बराबर मान ले, नाउ ही कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, कैन आस्क ओनली फॉर डैमेजेस। तो एक तो ये आ गई, एक एक्स्ट्रा आएगी यहाँ पर, वो कौन सी है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जब कमोडिटी रेयर होती है, इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, डैमेजेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी, तो आप कोर्ट के पास जाते हो, कोर्ट बंदे को ऑर्डर देता है, मजबूर करता है, तुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। दिस ऑर्डर इज नॉट गिवन इन द केस ऑफ माइनर। कुछ याद आ रहा है? कल आईसीआई से कराऊंगी, आज सिर्फ इसको एक्सप्लेन करके जाए। कल अपनी ये यूनिट खत्म हो जाएगी, छोटा सा पोर्शन इसमें बचा हुआ है हमारा, तो कल अपना पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा और ये खत्म भी हो जाएगा। सिर्फ एक टॉपिक बचा है, इसके बाद ऑप्शन सेल, फिर फिनिश है ये। इसमें सेलर तो बेटा गुड्स बेच रहा है, खरीद थोड़ी ना रहा। डैमेजेस की फॉर्म में उसकी पूर्ति हो जाएगी ना। देखो, आप कोई चीज अगर बेच रहे हो तो सेल इज ऑलवेज नॉन ग्रेचुइटस, ये इन द टर्म्स ऑफ मनी होता है। बंदा डैमेजेस देगा, काम खत्म, वो तो बेच ही रहा है ना। बायर कहता है कि भाई मेरे लिए अमूल्य है, मुझे तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मूवी देखी थी ओम जय जगदीश, उसमें वो बोली नहीं लगाते अपने घर के लिए, तो सिर्फ क्या है, कोई भी कॉस्ट पे लेने को तैयार है। क्या कहते हैं, मेरे लिए इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अमूल्य है, ये मैं इसकी टर्म्स में नहीं देख रहा कि एक रीजनेबल बंदा जैसे दिखेगा, मुझे तो एट एनी कॉस्ट चाहिए। ठीक है ना, ये वाले पॉइंट अपन ने लिया। कोई क्वेरी है किसी की तो बताओ बेटा, बाकी अपन ये टॉपिक कल कंप्लीट करके पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेरी? हाँ भाई, अर्णव, चंद्र प्रकाश, एनी क्वेरी? नथिंग? सो गए, जग रहे हो? रीसेल वाला मैंने आपको यही बताया बेटा कि भाई रीसेल में नोटिस दे दो बायर को और आगे बेच दो। रीसेल करोगे नोटिस दे करके तो प्रॉफिट तो तुम्हारा और लॉस की रिकवरी बायर से हो जाएगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो फिर वहां पर तो आप ये कर ही नहीं पाओगे ना भाई। आप अनपेड सेलर हो तो आपको ये राइट मिलेंगे, ये देख लो। अगर आपको पैसे नहीं मिले ना और गुड्स आपके पास पड़े हैं तो रीसेल कर सकते हैं अर्णव, अदरवाइज नहीं कर सकते। रीसेल करने के लिए गुड्स तो होने चाहिए ना अपने पास। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही बताओ? अनपेड सेलर है, पैसे नहीं मिले, गुड्स उसके पास है और वो आगे बेच रहा है तो ये अलाउड होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं लिखा हुआ भी हो सकता है कि ओनरशिप आगे या पीछे ट्रांसफर होगी। नॉर्मली अपन मानते हैं कि पेमेंट के बाद होती है। पोजीशन ओनरशिप अलग अलग टाइम पे ट्रांसफर हो सकते हैं भाई। पोजीशन अपने पास और ओनरशिप बायर के पास है, क्या हो तो क्या होगा,
पोजीशन अपने पास है, ओनरशिप बायर के पास है, पैसे दे नहीं रहा वो, तो अपन तो बेचेंगे ही ना बेटा। ओनरशिप मिलेगी कैसे, पैसे तो दिए नहीं है ना, तभी तो हमारा अनपेड सेलर है। पैसे मिल जाते तो हमारा अनपेड सेलर तो नहीं रहता बेटा। चलो फिर आज वाइंड अप करते हैं।